नमस्कार। बीएससी थर्ड ईयर में आज हम आपको टेम्परेचर और CO2 का संबंध के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तापमान, कार्बन डाइऑक्साइड का रिलेशन, हरित प्रभाव को समझाने के लिए हम एक उदाहरण लेते हैं। जब सूर्य की किरणें पृथ्वी की ओर आती है, तब दोनों वातावरण और पृथ्वी की सतह गर्म हो जाती है। ये एक दूसरे से इंफ्रारेड ऊर्जा फैला। चलिए वाष्प, CO2, O2 तथा अन्य कई अणु इस ऊर्जा का अवशोषण कर पृथ्वी की ऊष्मा को बढ़ाते हैं। आज की मुख्य समस्या है कि सभी महत्वपूर्ण हरित गृह अणु तीव्र गति से बढ़ रहे हैं। 1950 से लेकर 1985 के दौरान CO2 275 से 350 ppm भी बढ़ी है, जबकि CH4 700 लेकर 1700 ppm बढ़ा है। N2S 280 से 380 ppm तक बढ़ा है। ये विभाग प्रति 10 लाख के हिसाब से है। इस प्रकार इसमें कोई शक नहीं है कि औद्योगिक प्रतिक्रिया से हरित गृह गैसों की मात्रा इस प्रकार तीव्र गति से बढ़ रही है। CO2 ppm मानक पर मौजूद रहती है। यह 1.5 ppm वार्षिक की दर से बढ़ रही है। 1.5 ppm की दर से बढ़ने का अर्थ यह है कि अब सन 2030 तक दुगनी हो जाएगी। CO2 को जब मात्रा वायुमंडल में वर्ष 1950 में मात्र 290 ppm थी, वर्ष 1960 में यह 310 ppm हो गई, अर्थात केवल मात्र 100 वर्षों में 20 ppm बढ़ गई है। वर्ष 12 में यह 2012 में यह 392 ppm हो गई, जो वर्ष 2017 में बढ़कर 406.07 ppm। अगले 20 वर्षों में यह मात्रा 17 ppm के लगभग बढ़ जाने की संभावना है। हरित गृह प्रभाव के कारण हरित गृह प्रभाव मुख्यतः वातावरण में CO2 की सांद्रता के कारण। प्रमुख स्रोत टेबल में दर्शाए अनुसार वातावरण में CO2 की सांद्रता के बढ़ने से निम्न प्रमुख कारण: कटिबंधीय जंगलों का काटना और उनका दहन, हरित पादप मुख्यतः CO2 को अपने अंदर समावेश करने की चिंता रखते हैं। हरित पादप क्लोरोफिल की उपस्थिति में CO2 को जल के से फोटो संश्लेषण की विधि द्वारा भोजन बनाते हैं। ट्रॉपिकल जंगलों में यह कटने का अर्थ है कि उनमें से CO2 को गैस के रूप में निकाल दिया जाना। यूएनडीपी की एक रिपोर्ट के अनुसार पूरे संसार में प्रति मिनट 1 से 50 एकड़ जंगलों का सफाया होगा प्रति मिनट। और वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता बढ़ रही है। इसके अलावा जंगलों के दहन के दौरान भी CO2 का प्रदूषण भी होता ही है। साथ ही जब ट्रॉपिकल क्षेत्रों में सूर्य की किरणें भूमि पर पड़ती है, उससे भी मृदा में कार्बन डाइऑक्साइड उपलब्ध हो जाता है और बस से इसके यौगिक ऑक्सीकरण, जीवाश्म ईंधन का दहन, औद्योगिकरण। देशों में इस ऊष्मा की प्रक्रिया के अतिरिक्त
कारण भी सहायक है। ये बड़ी मात्रा में मीथेन उत्पन्न करते हैं। ऑक्सीजन के उत्पादन के लिए जीवाश्म ईंधन है। लिए कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और परिवहन मुख्य सहायक रहते हैं। 1988 से 89 में अभिलेख में पता चला है कि उनके द्वारा लगभग 85.35 गुणा 15 मिलियन टन कार्बन का विक्षेप हुआ है, जो कि कुल मिलाकर 140 मिलियन टन 1.4 इंटू 10 की पावर 14 ग्राम प्रति वर्ष होता है। समस्त पृथ्वी का से कार्बन का निक्षेपण लगभग 5 गुणा 10 की पावर 10 ग्राम प्रति वर्ष होता है। इस प्रकार का घनत्व पृथ्वी का 2.8 का सहायक है। जीवाश्म ईंधन का दहन व औद्योगिकरण। औद्योगिकरण क्रांति के बाद स्थिति में तेजी से बदलाव आया और जीवाश्म ईंधनों की अंधाधुंध खपत के कारण वायुमंडल में CO2 की मात्रा लगातार बढ़ती है। जंगलों की अंधाधुंध कटाई से स्थिति की ओर जटिल बना दिया। ये वायुमंडल में ग्रीन हाउस इफेक्ट गैसों की मात्रा इतनी हो गई कि धरती की सतह से वापस लौटने वाली ऊष्मा वायुमंडल को पार नहीं कर पाती। इससे धरती का तापमान बढ़ रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि यदि अगर एक बढ़ोतरी जारी रहती है तो आने वाले समय में जलवायु के भाषण व्यापक परिवर्तन हो सकते हैं। मानवता को विभिन्न चुनौतियों का मानव गतिविधियों द्वारा वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड, N2S, मीथेन, ओजोन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन की सांद्रता बराबर बढ़ रही है। इसका मुख्य कारण है कि जीवाश्म ईंधन का दहन। जीवाश्म ईंधन का दहन लगभग 4 मिलियन टन वर्ष की दर से हो रहा है। दहन की दर 4% वार्षिक दर से बढ़ रही है। इस दर को कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता से 600 ppm तक हो जाने की संभावना हो सकती है। यदि हम जीवाश्म ईंधन के रूप में वृद्धि धीमे से भी कर दें तो भी 15 से 20 वर्षों के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड के वातावरण में दुगना हो जाने की संभावना है। पृथ्वी सतह का औसतन तापमान औद्योगिक समाज में शुरुआत से पहले 15 डिग्री रहा है। देख रहे हैं टीवी में विभिन्न स्रोत 1990 से लेकर 12 तक अनुमानित वर्ष 2040 के दौरान होने वाली CO2 की निकाय विकसित विकासशील देशों का योगदान। ये आप देख रहे हैं CO2 emersion from fuel consumption. US 24%, चाइना 13%, रसिया 6%, जापान और इंडिया 4%। इस तरह से जर्मनी, यूके इनका सबका फ्यूल कंजप्शन का डिटेल। इसी तरह जब हम कुल कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन का विकास और विकसित देशों का मध्य में एक तुलनात्मक चित्रण देखते हैं, स्पेन का 1% है, ब्राजील का भी 1% है, कनाडा का 2% है, जापान 4% है। इस तरह से ये अलग अलग 2011 का जिसमें CO2 का ग्रीन हाउस गैस जैसे वातावरण में तो प्राकृतिक रूप से भी बनती है, तभी उनके नुकसानदेह स्तर को पहुंचाने के लिए मानवीय गतिविधियों खासतौर से औद्योगिक देशों का
सबसे बड़ा हाथ है। ये हरित गृह जैसे इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन शामिल है। इसी के साथ धन्यवाद।